नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन खालिस्तान की। दोस्तों, सबसे पहले एक सवाल ये उठता है कि खालिस्तान की जो आज की डेट में पंजाब में बात हो रही है कि खालिस्तान का रिवाइवल पंजाब में होगा, इससे पहले हमें ये जानना है कि ये खालिस्तान का शब्द पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में आया कहाँ से। दोस्तों, आश्चर्यजनक बात यह है कि पंजाब में खालिस्तान का शब्द लाने वाली इंदिरा गांधी थी और ये शब्द का पॉलिटिकल डिस्कोर्स का फायदा उठाने वाली भी वो थी। दोस्तों, 1970s का जो डेकेड था, उस पूरे डेकेड में कांग्रेस पार्टी जो थी किसी भी प्रकार से पंजाब में अपना होल्ड नहीं बना पा रही थी। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि पंजाब में जो मेन पॉलिटिकल पार्टी थी वो अकाली दल थी। अकाली दल का पकड़ पंजाब में बहुत ज़्यादा था और वो हमेशा से एक पॉलिटिकली डोमिनेंट पार्टी रही थी। अब अकाली दल के पकड़ को तोड़ने के लिए ज्ञानी जैल सिंह ने, संजय गांधी ने और राजीव गांधी ने मिलकर इंदिरा गांधी के सामने एक प्रपोजल प्रिपेयर करके दिया। उन्होंने उस प्रपोजल में ये बात बोली कि भाई, अगर हम कोई एक प्रकार का संत उठा लेते हैं पंजाब से और वो संत को हम बोलते हैं कि इस तरीके की पॉलिसी का प्रचार करे और ऐसी पॉलिसीज एडवोकेट करे सोसाइटी में जिनको अकाली दल कभी फॉलो ही ना कर पाए या एग्जीक्यूट ही ना कर पाए या एक्सेप्ट ही ना कर पाए, तो उस केस में सबसे पहले तो ये होगा कि अकाली दल की लोगों के मन में जो नज़र है वो एक तरीके से गिरेगी। और दूसरी बात, जब अकाली दल इन प्रोमिसेस को, जो कि ये बंदा बोलेगा, जो कि ये संत बोलेगा, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएगी तो उससे एक स्पेस क्रिएट होगा और उस स्पेस में कांग्रेस पार्टी कल को जाके अपने आप को पोजीशन कर पाएगी और ये बोलेगी कि भाई, हम इस पर्टिकुलर संत की पॉलिसीज को फॉलो करने के लिए तैयार हैं और आप हमारे को वोट दीजिए। इस पूरे गेम प्लान को अनफोल्ड करने के लिए 1980 तक की जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी में कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने, संजय गांधी ने, राजीव गांधी ने और बाकी लोगों ने मिलकर संत जरनैल सिंह भिंद्रावाला को पकड़ा और उनके थ्रू पॉलिसी एडवोकेसी करके अकाली दल को वीकन करने की कोशिश करी। लेकिन इस पूरे प्रचार में कहीं पर भी कांग्रेस को कोई कामयाबी नहीं मिली। तो 1980 में जब इंदिरा गांधी इलेक्शन जीतकर वापस आई लोकसभा के, तो उस समय 1980 में इंदिरा गांधी का प्लान ऑफ एक्शन अब ये था कि भाई, संत जरनैल सिंह भिंद्रावाला के थ्रू अब हमारे को दो काम करवाने हैं। पहला काम तो यही कराना है कि अकाली दल को हमें वीकन करना है, और अगर अकाली दल एक तरीके से वीकन हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वीक अकाली दल के सामने हम अपने आप को एक पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव पेश कर पाएंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये हुई कि 1980s के बाद संत जरनैल सिंह भिंद्रावाला का प्रयोग किया गया हिंदुओं के ऊपर वायलेंस करने के लिए पंजाब में। अब इंदिरा गांधी का प्लान ऑफ एक्शन ये था कि अगर हिंदुओं के ऊपर वायलेंस होता है पंजाब में, तो उस केस में सिर्फ पंजाब के हिंदू नहीं डरेंगे, बल्कि पूरे इंडिया के जो हिंदू हैं वो एक प्रकार से एक फियर साइकोसिस में आ जाएंगे। और जैसे जैसे फियर साइकोसिस हिंदुओं का बढ़ेगा, उसे को हमारे को आगे जाके कैपिटलाइज करना है। और वो हम कैपिटलाइज ऐसे करेंगे कि अगर हम जरनैल सिंह भिंद्रावाला के थ्रू और बाकी लोगों के थ्रू इतना वायलेंस का कल्चर हिंदुओं के ऊपर क्रिएट कर देंगे कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पे जाके कांग्रेस पार्टी ये बोलेगी कि भाई, अकाली दल के बस का तो है नहीं हिंदुओं को भी प्रोटेक्ट करना और सोसाइटी में लोगों को प्रोटेक्शन देने का, तो उस केस में सेंटर को मजबूरन इंटरवीन करना पड़ रहा है। और इस इंटरवेंशन के तहत कांग्रेस पार्टी अपने आप को हिंदुओं का प्रोटेक्टर बताते हुए एक तरीके से एक मसीहा की इमेज प्रिपेयर कर लेगी। और यही कांग्रेस पार्टी का प्लान ऑफ एक्शन था। और कांग्रेस को ये लगा कि ये सारे गेम का टाइम प्लान ऐसा होना चाहिए कि 1985 के आने वाले चुनाव से पहले हिंदुओं की एक पार्टी बन के कांग्रेस को पोजीशन करना है अपने आप को, और हिंदू इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमें हिंदुओं के ऊपर वायलेंस करवा के जरनैल सिंह भिंद्रावाला और बाकियों के थ्रू अपने आप को एक हिंदू कॉज का चैंपियन बताते हुए पॉलिटिकल पावर कार्नर करनी है और इलेक्शन जीतना है। लेकिन ये सारा का सारा गेम प्लान दोस्तों उल्टा पड़ गया, क्योंकि जब इन लोगों ने संत जरनैल सिंह भिंद्रावाला को प्रॉप अप करना शुरू किया तो इनको ये चीज़ समझ नहीं आई कि दे स्टार्टेड क्रिएटिंग अ फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर, जो कि इनके हाथ से निकल गया। और इवेंचुअली इसका खमियाजा ये हुआ कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद लगभग अगले 2 दशक तक, 1990s तक, पंजाब को एक वायलेंस का पूरा कहर देखना पड़ा। दोस्तों, 1990s में हम ये जरूर कहते हैं कि कहीं ना कहीं पंजाब में जो ये पूरा वायलेंस का कल्चर था एक तरीके से ग्रेजुअली खत्म हुआ। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा दोस्तों ये उठता है कि फिर आज की डेट में ये खालिस्तान को इतना इमोशनल सपोर्ट और आज की डेट में इतना इमोशनल वैल्यू पंजाब में क्यों दी जा रही है। दोस्तों, इसके पीछे ये जो आज की डेट में हम देखते हैं कि अमृतपाल सिंह एक बहुत बड़ा पॉपुलर फिगर बन गया है और सडनली उसको बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है एटसेट्रा, इसके पीछे का अब कारण क्या है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि आज की डेट में खालिस्तान को जो इमोशनल सेंटीमेंट और इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, इसके पीछे की भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है और इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों आपके साथ एक पॉलिटिकल फैक्टर की।
दोस्तों एक चीज को समझिए कि पंजाब एक ऐसा स्टेट रहा है जहां पर लगभग पिछले 100 सालों से अकाली दल जो एक पॉलिटिकल पार्टी थी उसका होल्ड पंजाब में बहुत जबरदस्त रहा। अकाली दल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पंजाब में एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी तैयार करी है जिसको हम लोग कहते हैं पंथिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। पंथिक कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि ये खालसा पंथ के वोटर्स हैं। ये हमेशा से अपने आप को इस प्रकार से देखते थे कि अकाली दल हमारे लिए एक सिख इंटरेस्ट की पार्टी है, और अकाली दल ने इस पोजीशन को बहुत अच्छे से नर्चर भी करा। उसने एक ऐसा डिबेट सोसाइटी में क्रिएट करा, एक ऐसा वैल्यू सोसाइटी में नर्चर करी कि वो अपने आप को पोजीशन कर पाई एक ओनली सिख ओरिएंटेड पार्टी जो कि सिखों के इंटरेस्ट को वैल्यू करेगी और सिखों के पॉलिटिकल कंसर्न्स को आर्टिकुलेट करके एक पॉलिटिकल एस्पिरेशन के तहत पेश करेगी सोसाइटी के सामने। अब ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि अकाली दल हमेशा से ही स्ट्रांग रहा, अकाली दल में अप टर्न्स डाउन टर्न्स आते रहे। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट अकाली का जो डाउन मोमेंट था दोस्तों वो 1995 था, क्योंकि 1995 तक क्या हुआ था कि जो पंजाब में वायलेंस का कल्चर था ये पूरा एक तरीके से खत्म हो गया था। जब ये कल्चर एक तरीके से पंजाब में 1995 में वायलेंस का खत्म हुआ तो उसके बाद जो न्यू पंजाब था, पोस्ट वायलेंट पंजाब, उस समय अकाली दल में एक बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ कि भाई हमें किस प्रकार की नीतियां अब अपनानी है। इस दौरान डिस्कशन के क्या हुआ कि अकाली दल बहुत सारे फैक्शंस में बट गया, और एक पॉइंट तो ऐसा आ गया था कि लोग अब ये डिस्कस करने लग गए थे पंजाब के पॉलिटिक्स में कि भाई शायद अकाली दल अब टूट ही जाएगा। लेकिन उस समय एक मास्टर स्ट्रोक हुआ दोस्तों, और 1995 में प्रकाश सिंह बादल जो कि अकाली दल के उस समय एक बहुत बड़े टॉल फिगर थे, उन्होंने ये सारे डिफरेंट फैक्शंस को इकट्ठा किया और पंजाब में एक स्थान है मोगा, वहां पर बैठ के एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, और उस मीटिंग के बाद ये सारे फैक्शंस एकजुट हो गए, और उस मीटिंग के बाद एक मोगा कन्वेंशन साइन किया गया, और उस मोगा कन्वेंशन के बाद अकाली दल जो है एक तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड पोजीशन लेके सोसाइटी में दोबारा उभरा। लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन अकाली दल की उस समय तो थी ही थी दोस्तों। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अकाली दल आज की डेट में फिर से डिक्लाइन विजिबल होता जा रहा दिख रहा है हमें। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज की डेट में अकाली के डिक्लाइन के फैक्टर्स क्या क्या हैं। हमने अभी बात करी कि 1995 में तो अकाली दल वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टी एट दैट टाइम मोगा कन्वेंशन के बाद। पर दोस्तों ये पिछले 10 से 15 सालों में अकाली के डिक्लाइन के बहुत सारे कारण हैं, और अकाली दल का डिक्लाइन पंजाब के लिए फेवरेबल नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सबसे पहले आप जानने की कोशिश कीजिए कि अकाली दल आज की डेट में डिक्लाइन क्यों कर रहा है। दोस्तों अकाली दल के डिक्लाइन का सबसे बड़े रीजंस ये हैं कि अकाली दल ने हमेशा से अपने आप को एक सिख वोटर के केस में चैंपियन किया। उसने हमेशा से ये बोला कि भाई मैं तो एक पंथिक पार्टी हूं, मैं तो एक प्रकार से पंथिक इंटरेस्ट सिख इंटरेस्ट को ही आर्टिकुलेट कर रहा हूं। लेकिन दोस्तों पंजाब में एक हिंदू पॉपुलेशन भी थी। अकाली दल हमेशा से वो हिंदू पॉपुलेशन को निग्लेक्ट करता था। उस हिंदू पॉपुलेशन के इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करने के लिए पहले जनसंघ होती थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आई। अब जब से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा पंजाब में खास करके हिंदू पॉपुलेशन के सेगमेंट में बढ़ने लगा, इस पर्टिकुलर इशू को काउंटर करने के लिए अकाली दल ने एक गेम खेला। अकाली दल ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी की प्रेजेंस को पंजाब में डिक्लाइन करने के लिए, काउंटर करने के लिए हिंदू लोगों को टिकट देना शुरू कर दिया। जब अकाली दल ने हिंदू लोगों को टिकट दिया तो दिस डिड नॉट गो डाउन वेल विद द पंथिक वोटर्स, क्योंकि पंथिक वोटर्स ने कहा कि भाई आप तो सिख इंटरेस्ट की पार्टी हैं, आपको क्या लेना देना हिंदुओं के इंटरेस्ट से पंजाब में, और अगर हिंदुओं के इंटरेस्ट हैं उसके लिए बीजेपी है तो आपको उस स्पेस में क्यों कम्पीट करना। पर अकाली दल के लीडर्स ने इस चीज को निगेट किया। इसकी वजह से पंथिक वोटर्स बड़े अपसेट हुए दोस्तों। दूसरा एक पॉइंट फिर ऐसा आया कि अकाली दल के लीडरशिप में ये चीज की रियलाइजेशन हो गई कि भैया हमें बीजेपी से कम्पीट करने के बजाय बेटर यही होगा कि उसके साथ एक अलायंस ही कर लो। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बीजेपी का और अकाली दल का एक अलायंस बैठ गया। अब अकाली दल को ये चीज समझ आ गई कि भैया हम तो एक रीजनल पार्टी हैं, हमें अगर वोट मिलेगा तो वो सिख इंटरेस्ट पे मिलेगा, बीजेपी जो है हिंदू वोट्स को कैप्चर कर लेगी, तो इससे कांग्रेस अवे रहेगी, और अगर कांग्रेस अवे रहती है तो हम हिंदू और सिख वोटर्स को कंबाइन करके पंजाब को रूल कर लेंगे। अब इसकी वजह से दोस्तों फिर से जो पंथिक वोटर्स थे इस बीजेपी के अलायंस के साथ वो बड़े नाराज हुए, क्योंकि उनको ये लगा कि भाई सिख इंटरेस्ट बड़ा डाइल्यूट होगा इससे, क्योंकि बीजेपी अपना एजेंडा भी लाएगी, हिंदुओं का एजेंडा भी लाएगी, तो इससे सिख एजेंडा कहीं ना कहीं डाइल्यूट होगा। अच्छा, अब ये सब जब फैक्टर्स चल रहे थे तो अकाली दल ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी एक और बार मार ली।
दोस्तों पिछले कई सालों में जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी के जिला परिषद वगैरह के जो चुनाव होते थे पंजाब में, उन चुनावों में अकाली दल ने क्रिश्चियन लोगों को भी टिकट देना शुरू कर दिया। अब ये देखते देखते पंथिक वोटर्स की फ्रस्ट्रेशन अकाली दल से बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। तो कहीं ना कहीं सिखों के अंदर एक वॉइड आना शुरू हो गया, और ये वॉइड आज की डेट में बहुत अग्रेसिव दिख रहा है दोस्तों, क्योंकि उनको अब ये फीलिंग आने लग गई है कि भाई हमारे इंटरेस्ट्स को आर्टिकुलेट करने के लिए पंजाब में आज की डेट में कोई एक पंथिक पार्टी नहीं है। इस चीज को समझिए। और ये जो पॉलिटिकल वॉइड आज की डेट में सिख पंजाब में फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ अकाली दल, इसकी वजह से प्रॉब्लम पंजाब में दोस्तों और बढ़ रही है। अच्छा, प्रॉब्लम अब और इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि अगर पंजाब के माइक्रो लेवल पे ये चीजें हो रही हैं दोस्तों, तो पंजाब के मैक्रो लेवल पे भी 2-3 चीजें हैं। और पंजाब के मैक्रो लेवल पे अब अगर आप देखें तो यहाँ पर अब आज की डेट में जो सिख कम्युनिटी है वो ये भी ऑब्जर्व कर रही है कि पिछले 8 से 10 सालों में गवर्नमेंट की किसी भी बड़ी पोजीशन पे, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, वाइस प्रेसिडेंट की हो, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ्स हों, पैरामिलिट्री के चीफ्स हों, इंटेलिजेंस के चीफ्स हों, या एम्बेसडोरियल पोजीशंस हों, इन किसी भी पोजीशंस में कहीं ना कहीं आज की डेट में कोई सिख इमर्ज करके नहीं आ रहा है। और यही रीजन है कि लोगों के अंदर एक वॉइड फील होता जा रहा है दोस्तों। और वो वॉइड ये है कि भाई हमें एक सिख को भेजना है किसी एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे। अगर आप ये पॉलिटिकल वॉइड जो मैंने बताया, अगर आप इसको समझते हैं, तो देन यू विल अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लास्ट ईयर जब संगरूर में इलेक्शन हुआ, तो उस समय जब सिमरनजीत सिंह मान खड़े हुए तो उनको एक थंपिंग मेजॉरिटी के तहत संगरूर की लोकसभा सीट से पार्लियामेंट में क्यों भेजा गया? क्योंकि ये वॉइड का एक फ्रस्ट्रेशन निकालने का नजरिया था कि वो एक गुरसिख हैं, और उन गुरसिख को अगर हम पार्लियामेंट भेजेंगे तो कहीं ना कहीं एक सिख वॉइस दिखेगी पार्लियामेंट में। तो उस इलेक्शन को हमें दोस्तों उस नजरिए से भी देखना है। उसके और भी नजरिए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहीं ना कहीं नंबर 1 जो मैंने आपको बताया दोस्तों कि पंजाब में आज की डेट में एक पॉलिटिकल वॉइड है। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर है सोशल वॉइड। दोस्तों आज की डेट में पंजाब में देयर इज अ बिग सोशल वॉइड। अब अगर मैं सोशल वॉइड की बात करता हूं तो हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस? दोस्तों यहाँ पे देयर आर वेरियस फैक्टर्स टुडे। पहली चीज ये है कि जो अकाली दल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पंथिक इंटरेस्ट्स को हमेशा, और जो पंथिक वोटर्स हैं उनके इंटरेस्ट को आर्टिकुलेट करती थी। दोस्तों अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि पंजाब में हमारे अमृतसर में एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है अकाल तख्त। अकाल तख्त आज की डेट में एक सिखिज्म की टेम्पोरल सीट है, जैसे वैटिकन सिटी क्रिश्चियंस के लिए है और जिसके हेड पोप हैं, उसी तरीके से दोस्तों अकाल तख्त हमारे लिए एक सिखों के लिए एक टेम्पोरल सीट है। अब क्योंकि अकाली दल ने हमेशा से अपनी पोजीशनिंग ऐसे की थी कि दे पोजीशन देमसेल्व्स एज वन ऑफ द चैंपियंस ऑफ सिख इंटरेस्ट, तो अकाली दल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, SGPC जो है, इसका कंट्रोल कहीं ना कहीं हमेशा से अकाली दल के पास था। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो अकाल तख्त को भी मैनेज करती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अकाली दल का कंट्रोल अकाल तख्त के अंदर भी बहुत स्ट्रांग था। और क्योंकि अकाल तख्त जो है वो एक तरीके से कहीं ना कहीं टेम्पोरल बॉडी है सिखों की, वो हुक्मनामे जारी करती थी, और वो हुक्मनामे जो हैं वो सिख कम्युनिटी के लोग फॉलो करते थे। तो ये जो हुक्मनामे आते थे इन पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक अकाली दल का स्टैंप हुआ करता था। अब पिछले कई सालों से कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं दोस्तों जिसकी वजह से अकाली दल का होल्ड SGPC पे और अकाल तख्त पे डिक्लाइन हुआ है। जैसे कि अकाली दल का पॉलिटिकल लेवल पे डिक्लाइन हुआ, अकाली दल का आज की डेट में सोशल लेवल पे भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं SGPC से भी कंट्रोल डिक्लाइन हुआ है। इसके पीछे के क्या कारण है? 2 सबसे बड़े कारण आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पहला है 2015 का बरगारी इंसिडेंट। दोस्तों बरगारी जो है वो एक फरीदकोट में एक जगह है। अनफॉर्चुनेटली 2015 में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने बरगारी में एक गुरुद्वारा साहब के बाहर एक गुरु ग्रंथ साहब जी के कई अंगों को फाड़कर रखा और कई अंगों को उन्होंने जलाया। इसकी वजह से गुरु ग्रंथ साहब की बहुत ज्यादा बेदबी हुई और ये सिख कम्युनिटी के सेंटीमेंट को बहुत ज्यादा हर्ट किया। 2015 में जब ये बरगारी के गुरुद्वारे के बाहर ये इंसिडेंट हुआ, उस समय सरकार मौजूदा थी अकाली दल की, और उस समय ऐसा माना जा रहा था कि अकाली दल की सरकार
इस इंसिडेंट को लाइटली नहीं लेगी, क्योंकि उसकी पंथिक वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो पंथिक वोटर्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी को टैकल करने के लिए और लार्जली गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी को टॉलरेट नहीं करेगी। पर अनफॉर्चुनेट बात यह है दोस्तों कि 2015 में और 16 में वो 2 साल अकाली दल की सरकार ने कुछ नहीं किया, और एक भी इस बरगारी इंसिडेंट में, जहां पर गुरु ग्रंथ साहब जी की बेइज्जती हुई थी और बेदबी हुई थी, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के जो दोषी लोग थे उन लोगों को सजा नहीं दिलवाई। अब इस चीज का जो वॉइड था, इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज कांग्रेस ने उठाया। कांग्रेस ने 2017 में जब चुनाव लड़ा पंजाब का, तो उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह जो थे, वैसे ही वो कभी कभी बाहर आते थे, क्योंकि उनको तो शराब के नशे में ही रहने की ज्यादातर आदत है और महलों में घूमने की आदत है, वो लोगों से कनेक्ट तो इतना रखते नहीं थे। पर जब वो बाहर आए तो उन्होंने लोगों को ये बात का भरोसा दिलवाया कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी को आप वोट करते हैं तो बरगारी इंसिडेंट में मैं कहीं ना कहीं सजा दिलवाऊंगा दोषियों को। दोस्तों, ये जो पंथिक वोटर्स थे, जो कि हमेशा से एक हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूएंसी अकाली दल की मानी जाती थी, इन लोगों को लगा कि यार एक मौका कांग्रेस को देना चाहिए, क्योंकि अकालीज हैव फेल्ड अस। और 2015 के बरगारी इंसिडेंट की वजह से 2017 में एक बहुत बड़ा सेगमेंट था दोस्तों पंथिक वोटर्स का, और इस पंथिक वोटर के सेगमेंट ने कहीं ना कहीं साथ दिया उस समय कांग्रेस पार्टी का। लेकिन 2017 में जब कांग्रेस पार्टी आई पावर में, तो वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। कप्तान अमरिंदर सिंह अपने कमरे से बाहर, अपने महल से बाहर कभी निकले ही नहीं, और वो बरगारी के इंसिडेंट की कोई एक प्रकार से जो पनिशमेंट होनी चाहिए थी वो कभी किसी को मिली नहीं। अब 2020-21 के आसपास कांग्रेस पार्टी को ये चीज समझ आने लग गई थी कि भाई हमारी स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत है और लोग बरगारी के इशू की वजह से बहुत नाराज है। तो 2021-22 में कांग्रेस पार्टी ने गेम ही बदल दिया। 2021 में कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि हम मुख्यमंत्री बदल देते हैं, हम चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना के एक नया नैरेटिव पेश कर देते हैं पंजाब में कि ये देखो जी दलित सीएम है, क्योंकि वहां पर एक सब्सटेंशियल चंक है दलित पॉपुलेशन का, दलित सिख का। तो उनको लगा कि दलित सीएम का एक पोजिशनिंग हम करेंगे तो शायद दलित वोट हमें मिल जाए। लेकिन दोस्तों, पंजाब में कोई भी आदमी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो सिख दलित हो या कुछ भी हो, उस बंदे को एक सीएम से कुछ लेना देना नहीं था, उसको गुरु ग्रंथ साहब जी से लेना देना था। क्योंकि सिखों का सेंटीमेंट हर्ट हुआ था 2015 में, और वो वुंड था जो कि हील नहीं किया गया था। और ये पूरा का पूरा नैरेटिव ऑफ दलित सीएम, चन्नी को दलित सीएम बनाना, उसका पब्लिक आउटरीच करना, ये कांग्रेस पार्टी पे भारी पड़ गया। और 2022 में जब चुनाव हुआ तो उस समय कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। इस एंटी इनकम्बेंसी को कहीं ना कहीं फैक्टर इन किया आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी पार्टी को ये लगा कि लोग बीजेपी को तो इतना वोट देंगे नहीं, अकाली दल से बहुत नाराज हैं, कांग्रेस से बहुत नाराज हैं, तो एक पॉलिटिकल वॉइड जो सोशल लेवल पे बना हुआ है इसको हम लोग कैप्चर कर लेते हैं। और 2022 में वही हुआ दोस्तों कि आम आदमी पार्टी ने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में वही नोटंकी शुरू करी जो कि पहले अकाली दल के टाइम पे और कांग्रेस के टाइम पे हुई, कि बरगारी के इंसिडेंट वालों को हम दोषी का करार देंगे। इस केस में ये हुआ कि दोस्तों पंथिक वोटर्स जो थे, जिन्होंने एक मौका कांग्रेस को दिया था, जो कांग्रेस नाकाम रही, जो अकाली दल को दोबारा मौका नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने अब फाइनली आम आदमी पार्टी पे एक बेट रखा। उन्होंने सोचा कि लेट अस गिव देम अ चांस, ये नए लोग हैं, शायद एक नया पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट रियलिटी यही थी दोस्तों कि आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद भी भगवंत मान को पंजाब में रहने में तो इतना इंटरेस्ट था नहीं। वो तो पंजाब से बाहर ज्यादा, कभी बॉम्बे घूम रहे हैं, कभी गोवा घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं। उन्होंने भी कोई बरगारी के इंसिडेंट पे काम नहीं किया। इस अनफॉर्चुनेट स्थिति की वजह से ये हुआ कि पिछले साल 2022 में 10 नवंबर को गोल्डी बरार नाम के एक क्रिमिनल ने प्रदीप सिंह, जो कि एक अक्यूज था बरगारी इंसिडेंट में, उसको पकड़ के गोली मार दी। अब दोस्तों, जब ये गोलीबारी हुई तो इसकी वजह से पूरी सोसाइटी में एक केओस सा स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि भाई सरकारें, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस, ये लोग तो सब नाकाम रहे। और ये काम अगर अब एक क्रिमिनल गैंग कर रही है तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल गैंग को एक क्रेडिबिलिटी और एक लेजिटिमेसी का फैक्टर मिलने लग गया, क्योंकि लोगों को ये लगा कि भाई ये जो चीज सरकार नहीं कर पाई वो अगर एक क्रिमिनल आदमी कर पा रहा है, एक गैंगस्टर कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा सोशल वॉइड क्रिएट कर चुकी है पंजाब में। दोस्तों, ये जो पूरा इंसिडेंट था, इसके साथ साथ प्रॉब्लम और एग्रवेट हुई। प्रॉब्लम अब ये एग्रवेट हुई दोस्तों कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें ध्यान से तो पंजाब में एक इशू और चल रहा है। अब इशू ये है कि लास्ट ईयर क्या हुआ दोस्तों कि राजीव गांधी के जो किलर्स थे उनको रिहाई दे दी गई।
जब राजीव गांधी के किलर्स को रिहाई दे दी गई तो तब से पंजाब में एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली, एक मुहिम चली, जिसको चलाने वाली एक संस्था थी कौमी इंसाफ मोर्चा। कौमी इंसाफ मोर्चा ने एक आर्ग्यूमेंट पेश किया कि भाई अगर राजीव गांधी के किलर्स को रिलीज किया जा सकता है तो फिर उस केस में 1980s और 90s में जो आप लोगों ने खालिस्तान के नाम पे सिंघों को और सरदारों को पकड़ा था उनको रिलीज क्यों नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों पंजाब में कौमी इंसाफ मोर्चा ने एक मुहिम चलाई और इस मुहिम का नाम था बंदी सिंह मूवमेंट। अब बंदी सिंह शब्द देखिए, बंदी सिंह यानी कि वो सिंह जो बंधक हैं, वो सरदार लोग जिनको सरकार ने अभी भी जेल में रखा हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जगतार सिंह हवारा, गुरचरण सिंह हवारा, बलवंत सिंह राजौना, ये सारे लोग वो जो खालिस्तान के इशू से 1980s और 90s में इन्वॉल्व थे कहीं ना कहीं, जिनको सरकार ने जेल में रखा हुआ है, इनको रिलीज कराने की मांग की गई। और आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ये पेश किया गया कि भाई अगर राजीव गांधी के किलर्स रिलीज किए जा सकते हैं तो वाई कांट द मर्सी बी देयर फॉर दीज पीपल देन। अच्छा, अब सबसे दिलचस्प बात देखिए दोस्तों ये है कि जब ये बंदी सिंह मूवमेंट स्टार्ट हुई, जो कि अभी भी लगभग 400 दिन से प्रोटेस्ट कर रही है पंजाब में कौमी इंसाफ मोर्चा के नाम पे, अकाली दल ने और एसजीपीसी ने इस मोर्चा को, इस कौमी इंसाफ मोर्चा को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि अकाली दल को ये लगने लगा कि भाई बरगारी के इंसिडेंट में तो हम कुछ कर नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं अगर लोगों की मदद करनी है तो क्यों ना हम इस पॉइंट पे आके लोगों की मदद करें और अपना क्रेडिबिलिटी दोबारा इस्टेब्लिश करें। तो आज की डेट में अकाली दल का ये जो सपोर्ट है, एसजीपीसी का जो ये सपोर्ट है कौमी इंसाफ मोर्चा को, बंदी सिंहों को, जो पंजाब में आप देख रहे हैं, ये एक अटेम्प्ट है अकाली दल का अपनी पॉलिटिकल रिवाइवल करने का, क्योंकि पॉलिटिकली वो इतना डिक्लाइन कर चुकी है कि आज की डेट में वो लोगों का और पंथिक वोटर्स का अपना ट्रस्ट खो चुकी है। दोस्तों सोशल लेवल पे दोस्तों आज की डेट में पंजाब में एक तीसरी प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज द ड्रग प्रॉब्लम। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस ड्रग प्रॉब्लम मोर क्लियरली, बिकॉज दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अ सेंसिटिव इशू इन पंजाब। दोस्तों ये जो ड्रग प्रॉब्लम है, ये इसका ओरिजिन जाता है 1979 को। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में इन्वेजन किया था। वो जब इन्वेजन किया तो उस समय सोवियत की आर्मी आ गई अपना अफगानिस्तान के अंदर, और अमेरिका ने क्या किया था कि मुजाहिदीन कैंपेन चलाया, जिसमें उसने अफगानिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को ट्रेन करके सऊदी अरेबिया की मदद से कहीं ना कहीं उनको अफगानिस्तान में वापस जाके सोवियत के खिलाफ लड़वाया। दोस्तों 1980s में जो अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी थी CIA, वो CIA ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। CIA ने पता है उस समय क्या किया दोस्तों, कि CIA ने उस समय 1980s में ISI ऑफ पाकिस्तान को एक टास्क सौंपा। उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम एक काम करो, तुम लोग एक अफगानिस्तान के पास रहते हो, तुम लोग अफगानिस्तान के लोगों को जानते हो, तो तुम लोग अफगानी ओपियम कल्टीवेटर्स जो हैं, पॉपी कल्टीवेटर्स जो हैं, इनसे इंगेजमेंट बनाओ और इनसे ड्रग्स खरीदो, पॉपी और ओपियम खरीदो, और इनसे ये पॉपी और ओपियम खरीद के सोवियत की आर्मी के अधिकारियों को बेचो और सोवियत के आर्मी के अधिकारियों को ड्रग एडिक्ट बनाओ। देखिए अमेरिका का कैंपेन 1980s में जो था दोस्तों, वो ये था कि वी वांट टू वीकन द वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सोवियट्स। हाउ डू यू वीकन द वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द सोवियट्स? यू फाइट देम, बट द फाइट इज नॉट द डायरेक्ट फाइट, समटाइम्स द फाइट हैज टू बी एन इनडायरेक्ट फाइट ऑल्सो। तो उस समय दोस्तों 1980s में पूरी ISI ऑफ पाकिस्तान, इनफैक्ट ISI के कई, अगर आप सोर्सेज को पढ़ते हो और किसी अधिकारी से कभी मुलाकात करके बात करते हो, तो ISI के अधिकारी ये तक बोलते हैं आज की डेट में, ऑफ रिकॉर्ड, नॉट ऑन रिकॉर्ड ऑब्वियसली, बट वो ये तक बोलते हैं कि 1980s में तो 80% ISI की ऑर्गेनाइजेशन वॉज इन्वॉल्व इन ओपियम ट्रेड, ड्रग ट्रेड, क्योंकि हर एक आदमी ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व था, क्योंकि वो ड्रग्स खरीद रहे थे अफगानिस्तान से, सोवियट्स को बेच रहे थे और सोवियत की आर्मी को बेच रहे थे, और सोवियत की आर्मी को ड्रग्स में बेसिकली एडिक्ट बना रहे थे। सोवियत की आर्मी अगर ड्रग एडिक्ट होगी तो उसकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी घटेगी, और वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी घटेगी तो मुजाहिदीन जो है वो और जीतेंगे वहां पर। तो दोस्तों ये जो पूरा गेम चल रहा था, ये 1988 तक चला, बिकॉज 1988 में हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। पर प्रॉब्लम ये थी कि 1988 में सोवियत यूनियन तो चला गया, पर ISI के ये जितने अधिकारी थे, 80% ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग इन्वॉल्व्ड इन ड्रग ट्रेड, ये अब क्या करती? इन्होंने उस समय एक चीज सोची, इनको ये समझ आया कि यार देखो ऐसा है, अगर हमें ड्रग्स का ट्रेड कंटिन्यू रखना है तो हम ये ड्रग के ट्रेड से इंडिया के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ड्रग ISI को समझ आया कि कश्मीर में बेचना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कश्मीर में अगर हम बेचेंगे तो वहां पर तो बिक्री होगी नहीं, क्योंकि दोस्तों ड्रग्स का सेवन इस्लाम में तो हराम है।
तो वहां पर अगर कश्मीरी मुसलमानों के सामने आईएसआई ऑफ पाकिस्तान अगर जाके बोले कि भाई जाके ड्रग्स ले लीजिए, तो वो तो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए उस समय 1988 के आसपास, 1989 के आसपास आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन कंसेप्चुअलाइज किया जिसका नाम था ऑपरेशन K2। K2 का मतलब था खालिस्तान कश्मीर, कि भाई कश्मीर में लड़ाई चलती रहे लेकिन हम एक खालिस्तान को एक नया एंगल देते हैं, पंजाब को एक नया एंगल देते हैं। और 1990s में दोस्तों, उस समय एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन K2 आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया कि दे started supporting the drug trade in Punjab. So the objective at that time of supporting the drug trade in Punjab was very clear कि पंजाब के यूथ को ड्रग एडिक्ट बनाओ। क्योंकि देखो दोस्तों, 1990s में पंजाब में जो वायलेंस चल रहा था वो वैसे ही डिक्लाइनिंग साइड पे था, और जब वायलेंस घटेगा तो उस समय पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है सोसाइटी में, और पंजाब में PTSD पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर बहुत हाई था 1990s में। और पाकिस्तान की आईएसआई ने इस चीज का एडवांटेज लिया कि पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को टैकल करने के लिए जहां पर इंडिया कामयाब नहीं रही, उस समय आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने इस पूरी पॉपुलेशन को ड्रग एडिक्ट बना दिया और पाकिस्तान ने ड्रग्स को पंप करना शुरू कर दिया पंजाब में। अब पंजाब का यूथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड द सक्सेसिव जनरेशंस बिकेम ड्रग एडिक्ट्स, जो कि आज की डेट में पंजाब में एक बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है। तो आप चीज को समझिए कि पंजाब में एक पॉलिटिकल वॉइड है, जो मैंने आपको अभी फैक्टर्स बताए, फिर पंजाब में एक सोशल वॉइड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज की डेट में पंजाब में एक रिलीजियस वॉइड भी है। अब ये रिलीजियस वॉइड किस कारण से है दोस्तों? रिलीजियस वॉइड का सबसे बड़ा फैक्टर आज की डेट में पंजाब में जो है वो है हरियाणा। दोस्तों, हरियाणा आज की डेट में ये देख रहा है कि मेरा जो नेबरिंग स्टेट है पंजाब, वहां पर SGPC का कंट्रोल, अकाली का कंट्रोल डिक्लाइन हो रहा है। अब अगर SGPC का और अकाली का कंट्रोल डिक्लाइन होगा तो आज की डेट में आयरॉनिकली हरियाणा ने पिछले चंद सालों में दो चीजें की हैं। पहला तो हरियाणा ने क्या किया है कि एक डेरा कल्चर को नर्चर किया है। अब ये डेरा कल्चर में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सिख जो हैं वो आज की डेट में डेरा कल्चर में जा रहे हैं, और खास करके लोअर वर्ना के स्ट्रिक्स जो हैं, जो लोअर स्ट्रेटा के सिख्स हैं वो, क्योंकि वो चीज उनको बड़ी अपीलिंग लग रही है। क्योंकि आज की डेट में कहीं ना कहीं लोअर स्ट्रेटा के जो सिख्स हैं उनको एक सोलेस मिलता है इन डेराज में जाके। अब आज की डेट में फॉर एग्जांपल जब हम बात करें डेराज की, तो एक प्रोमिनेंट डेरा है डेरा सच्चा सौदा। अब डेरा सच्चा सौदा का जो ये लीडर है गुरमीत राम रहीम, इसको हरियाणा की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सपोर्ट मिलता है, लेकिन सिख बहुत ज्यादा गुरमीत राम रहीम के एंटी हैं। अब सिख इसके एंटी क्यों हैं, इस चीज को समझिए। क्योंकि जो सिख हैं वो आज की डेट में एक बहुत साधारण सी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि भाई हमारे गुरु गोविंद सिंह जी जो 10वें गुरु थे, उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली थी कि भाई मेरे मरने के बाद जो सिखों का गुरु होगा वो एक लिविंग गुरु होगा, एंड दैट विल बी द गुरु ग्रंथ साहब जी। और गुरु ग्रंथ साहब जी जो हैं वो आज की डेट में सिखों को गाइड करेंगे आगे उनके फ्यूचर के लिए। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी व्यक्ति मेरे मरने के बाद गुरु का स्टेटस नहीं ले सकता। लेकिन गुरमीत राम रहीम ने क्या किया है, उसने अपने आप को एक डेरा का लीडर तो बनाया ही बनाया, डेरा में फॉलोअरशिप तो बनाई बनाई, लेकिन अपने आप को उसने कहीं ना कहीं पोजीशन किया एक तरीके से एक लिविंग गुरु, कि भाई मैं तो 11वां गुरु हूं। उसने एक पॉइंट पे आके गुरु गोविंद सिंह जी की ड्रेस भी पहनी, अमृत भी छका, अमृत पिया, लोगों को छकाया। वो सारी चीजों से सिख बहुत ज्यादा नाराज हुए। और आज की डेट में जब वो रेप चार्जेस पे जेल में बंद है, हरियाणा की गवर्नमेंट बार बार उसको पैरोल देके बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से सिख बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है सिखों के बीच में और हिंदुओं के बीच में एक तरीके से डिवीजन पैदा करने का। अच्छा, जब ये चीज खत्म नहीं हुई अभी, तो दिसंबर 2022 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक और ऐसा अनफॉर्चुनेट काम किया। दिसंबर 2022 में हरियाणा की गवर्नमेंट ने एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया। अब ये हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी को बोला कि भाई आप जो है एक तरीके से पूरे हरियाणा में गुरुद्वारों का कंट्रोल करेंगे, और इस पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी थी, इसके हेड को इन्होंने अपॉइंट किया हरियाणा गवर्नमेंट ने, एक आदमी जिसका नाम है करमजीत सिंह। दोस्तों, करमजीत सिंह जो है वो एक महंत है, और वो बेसिकली एक सेवापंथी सेक्ट को बिलोंग करता है। और ये सेवापंथी सेक्ट जो है यमुनानगर के इलाके में है, जहां पर उसकी काफी फॉलोअरशिप है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम्स दो हैं।
आज की डेट में सिख ये कंप्लेंट कर रहे हैं सबसे पहले कि भाई सेवापंथी सेक्ट के आदमी को, करमजीत सिंह को, महंत को आपने हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन कैसे बनाया, क्योंकि सेवापंथी सेक्ट के जो लोग हैं उनको सिखिज्म फोल्ड में सिख नहीं माना जाता। क्योंकि आज की डेट में महंत करमजीत सिंह अपने आप को एक लिविंग गुरु मानता है, जैसे डेरा सच्चा सौदा वाला राम रहीम अपने आप को मानता है। तो सिख कहते हैं कि भाई ये तो सिखिज्म के खिलाफ है, क्योंकि सिखिज्म में ये चीज गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत क्लियर कट बोली कि मेरे मरने के बाद जो गुरु जी हैं वो हैं गुरु ग्रंथ साहब जी। तो गुरु ग्रंथ साहब जी के बाद एक लिविंग गुरु का ये कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है? यहाँ पर जब ये सेवापंथी सेक्ट का लीडर करमजीत सिंह अपने आप को बोल रहा है कि भाई मैं तो लिविंग गुरु हूँ, और उसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट इसको हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का चेयरपर्सन बनाती है, तो इससे सिखों का इमोशनल सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बिगड़ता है, बिकॉज सिख इसको बहुत एक एंटी सिख मूव मानते हैं। और दूसरा, आज की डेट में सिखों का कंप्लेन ये भी है कि भाई जब एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, एसजीपीसी है, जो कि सारे गुरुद्वारों पे कंट्रोल रखती है, तो उसके बाद एक हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी अलग से बनाने की क्या रिक्वायरमेंट है? तो कहीं ना कहीं आज की डेट में इस पूरे मसले को एक कम्युनल कलर दिया जा रहा है, और एक ऐसी चर्चा की जा रही है कि कहीं ना कहीं एक हिंदू और सिख के बीच में डिवाइड पैदा करने की बातें हो रही हैं। तो दोस्तों, एक रिलीजियस वॉइड, एक सोशल वॉइड, एक पॉलिटिकल वॉइड आज की डेट में, क्योंकि पूरे पंजाब में कहीं ना कहीं ये सारे वॉइड्स हैं, इन वॉइड्स की वजह से कहीं ना कहीं पंजाब इज लुकिंग फॉर सम मसीहा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि यहां पर कम्स दिस फेलो कॉल्ड अमृतपाल सिंह। अब अमृतपाल सिंह के साथ चैलेंज ये है दोस्तों कि वो अपने आप को आज की डेट में एक मसीहा पेश करने की कोशिश कर रहा है। वो सोच रहा है कि भाई मैं सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस वॉइड जो है पंजाब में उसको कैप्चर कर लूं। प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि वन पर्सन कैन नॉट कैप्चर ऑल दीज थ्री स्पेसेस विच आर देयर इन द सोसाइटी टुडे। सेकेंड थिंग इज कि आज की डेट में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अमृतपाल सिंह के साथ एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि ही डज नॉट हैव एडिक्वेट नॉलेज अबाउट ऑल द थ्री डायमेंशंस। उसकी स्पीचेस भी बड़ी रूडिमेंट्री सी हैं। कभी वो बोलता है कि भाई पंजाब में ड्रग ट्रेड नहीं होना चाहिए, ड्रग एडिक्ट लोग हैं वो प्रॉब्लमेटिक है। भाई वो तो सबको पता है, व्हाट इज द सोल्यूशन डू यू हैव, वो उसके पास कुछ नहीं है। दूसरा दोस्तों, कभी कभी अमृतपाल सिंह बोलता है कि भाई सिखों का सप्रेशन हुआ, ऐसा तो कुछ भी हिस्टोरिकल नहीं है, इसके कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है। तो ये चीजें जो वो बात बोलता है, कहीं ना कहीं आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो अपने आप को पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है आज की डेट में एज अ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस वॉइड के फिलर को। बट द लार्जर क्वेश्चन इज कि कैन अमृतपाल सिंह नंबर वन फिल दैट वॉइड, एंड नंबर टू मोर इंपॉर्टेंटली विल अमृतपाल सिंह प्रेजेंस इन पंजाब लीड टू रिवाइवल ऑफ खालिस्तान? तो दोस्तों, एक चीज तो तय है कि जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन का आंसर अगर दूं कि भाई कैन अमृतपाल सिंह फिल दैट वॉइड, आंसर इज नो। बिकॉज आज की डेट में पंजाब में एक अग्रेसिव पॉलिसी आर्किटेक्चर चाहिए जिसकी वजह से सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस प्रॉब्लम्स के हल निकाले जाएं। उसके लिए पंजाब की पॉपुलेशन को गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़ेगा, सेंटर की, स्टेट की मिलके। नंबर टू, will there be a revival of Khalistan on behest of Amritpal Singh? That is the bigger question. अब इसका आंसर एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन फोर थिंग्स। इसका आंसर कि भाई क्या पंजाब में खालिस्तान का मूवमेंट रिवाइव होगा या नहीं होगा डिपेंड्स अपॉन हाउ इंडियाज रिलेशनशिप अनफोल्ड्स विद यूएस, यूके, कनाडा एंड जर्मनी। अब आपको सुन के बड़ा सरप्राइजिंग लग रहा होगा कि यार खालिस्तान तो भाई हमारा मसला, मैं इतनी देर से पिछले आपको पूरा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि पंजाब में इतने टेंशन है, पंजाब में प्रॉब्लम्स है, तो इसमें फिर ये हमारा यूएस, यूके, कनाडा एंड जर्मनी का रोल कहाँ से आ गया? अब चीज को ध्यान से समझिए, गेम बहुत बड़ा है दोस्तों। सबसे पहली चीज क्या है कि आज की डेट में जब हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिया यूएस रिलेशंस, आपको एक चीज समझनी है दोस्तों कि जो इंडिया और यूएस के रिलेशंस हैं वो किस तरीके से अनफोल्ड होंगे, उससे डिटरमिन होगा कि खालिस्तान का इशू फ्रंट रनर पे आएगा या बैक रनर पे जाएगा। ये कैसे होता है? देखिए, यूएस के पास खालिस्तान आज की डेट में एक पुली है, एक लीवर है, जिसको वो अपने मन से एक्टिवेट करेगा, अपने मन से डीएक्टिवेट करेगा। दोस्तों 2020 का समय, 19-20 का समय रादर आपको याद होगा कि 19-20 के समय में मोदी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो जब यूएस गया तो उसने जाकर वहां पर डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़ के हाउडी मोदी वाले इवेंट में बोला अब की बार ट्रंप सरकार। और उस समय पूरे कहीं ना कहीं रिपब्लिकन्स की वेव नहीं थी, एक डेमोक्रेट्स की वेव थी।
अब जो डेमोक्रेट्स थे ये चीज सुन के वो बड़े नाराज हुए कि भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आके वहां पर जो है रिपब्लिकन्स का प्रचार क्यों कर रहा है। तो डेमोक्रेट्स की जो लॉबी थी CIA में, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी में अमेरिका के, उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को रिवाइव करना चालू किया। दोस्तों, अमेरिका में एक आदमी रहता है जो कि CIA जिसको नर्चर करती है, उस आदमी का नाम है गुप्तवंत सिंह पन्नू। गुप्तवंत सिंह पन्नू जो है वो एक प्रकार से खालिस्तान का प्रोपोगेंडिस्ट है। वो वहां पर बैठ के खालिस्तान का प्रोपोगेंडा करता है, उसको CIA पैसा देती है, पाकिस्तान पैसा देती है। ये आदमी ने एक संगठन बना रखा है अमेरिका में जिसका नाम है सिख फॉर जस्टिस। और दोस्तों, जब ये हाउडी मोदी वाला इवेंट हुआ और जब ये ट्रंप का साथ हमने बोला ये सब जाकर, तुरंत उसके बाद डेमोक्रेट्स ने CIA की जो लॉबी थी डेमोक्रेट्स वाली, उसको एक्टिवेट करके गुप्तवंत सिंह पन्नू से स्टेटमेंट दिलवाने चालू कर दिए। और 2020 में गुप्तवंत सिंह पन्नू ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई 2020 में रेफरेंडम होगा, रेफरेंडम 2020, हम पंजाब में रेफरेंडम कराएंगे और देखेंगे कि पंजाब के कितने लोगों को खालिस्तान चाहिए। दोस्तों, वो तो कोरोना आ गया 2020 में, तो ये रेफरेंडम 2020 जो कि प्लान था जून में ब्लू स्टार ऑपरेशन के सेरेमनी पे, उस टाइम पे ये चीज हो नहीं पाई। पर उसके बाद इंडिया ने कोर्स करेक्शन किया अपनी फॉरेन पॉलिसी में, और कोर्स करेक्शन करते ही क्या हुआ कि हमने अपने रिश्ते जो हैं तुरंत अमेरिका से ठीक करने शुरू कर दिए। और जैसे ही हमने अपने रिश्ते अमेरिका से ठीक करने शुरू कर दिए, हमने डेमोक्रेट्स को कॉन्फिडेंस में ले लिया, जो बाइडन को कॉन्फिडेंस में ले लिया। तो आज की डेट में आप देखो कि गुप्तवंत सिंह पन्नू की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आते। सिख फॉर जस्टिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका में एग्जिस्ट करती है, लेकिन डोरमेंट टाइप की है। तो इंडिया US रिलेशंस किस प्रकार से अनफोल्ड करेंगे, उसका एक इम्प्लीकेशन पंजाब में देखने को मिलेगा, क्योंकि पंजाब में खालिस्तान उनके पास एक लीवर है, एक पुली है। नंबर 1। नंबर 2 दोस्तों, अब अगर हम बात करें इंडिया UK रिलेशंस की, देखो ब्रिटेन में इंडिया का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा रहता है, विच इंक्लूड्स अ सिख डायस्पोरा। ब्रिटेन और इंडिया के रिलेशन में जब भी कोई फ्रिक्शन पॉइंट आएगा ना, तो वो फ्रिक्शन पॉइंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए खालिस्तान का एक नोटंकी वहां पर ब्रिटेन की तरफ से चालू होगी। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, आप लार्जर जियोपॉलिटिकल एंगल को समझो। बहुत समय से ब्रिटेन और इंडिया एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया कहीं ना कहीं बड़ा रिलक्टेंट है, बिकॉज उस एग्रीमेंट में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे इंटरेस्ट में नहीं है। तो द नेगोशिएशंस हैव बिकम अ लिटिल टू प्रोलॉन्ग्ड। अब इंडिया के ऊपर प्रेशर डालने के लिए ब्रिटेन की सरकार आज की डेट में क्या कर रही है कि उन्होंने अपने वहां पर एक आदमी को पनाह दे रखी है जिसका नाम है अवतार सिंह खंडा। अवतार सिंह खंडा वहां पर ब्रिटेन में रह के एक टीवी चैनल चलाता है दोस्तों, जिसका नाम है खालिस्तान टीवी। और उस खालिस्तान टीवी पे बैठ के वो आए गए दिन सुबह से रात प्रोपोगेंडा करता है। और अवतार सिंह खंडा को ब्रिटिश की MI6 टोटल फंडिंग करती है, सपोर्ट देती है। और वहां से वो सारा प्रचार, उसका सारा प्रोपोगेंडा यूट्यूब के माध्यम से इंडिया में, पंजाब में रिले किया जाता है। साथ में उन्होंने परमजीत सिंह पम्मा को वहां पे रखा हुआ है, जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल का है। वो आज की डेट में अवतार सिंह खंडा के चैनल पे आके वहां पर स्पीचें देता है, लोगों को उकसाता है। और ये सारी चीज इसलिए हो रही है कि इंडिया के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि भैया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जल्दी साइन करो और हमारे हिसाब से साइन करो, वरना देखो ये खालिस्तान के लीवर एक्सप्लॉइट करेंगे। तो चीज को समझिए, ये बहुत जियोपॉलिटिकल इशू है। तीसरा सबसे बड़ी बात दोस्तों, जर्मनी इंडिया के रिलेशंस डिटरमिन करेंगे कि खालिस्तान का इशू कैसे होगा। मैंने आपको जर्मनी का फैक्टर बताया, आपको सुन के बड़ा सरप्राइजिंग होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई UK US समझ आता है, कनाडा समझ आता है, मैं अभी चर्चा करूंगा कनाडा की, बट वेयर डज जर्मनी फिट इनटू द पिक्चर? दोस्तों, जर्मनी आफ्टर ब्रेक्जिट इन यूरोप हैज इमर्ज्ड एज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ यूरोप, एंड जर्मनी विच इज अ लीडर ऑफ यूरोप टुडे, वो आज की डेट में एक ऐसी स्थिति में है जर्मनी कि वो ये नहीं चाहता कि इंडिया UK या इंडिया फ्रांस कोई बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी डेवलप कर ले। इस रीजन से जर्मनी जो है कहीं ना कहीं बहुत इस बात से नाराज है कि ऐसा ना हो कि कहीं इंडिया अगर UK से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले तो इंडिया UK का ट्रेड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस कारण से जर्मनी ने एक काम कर रखा है कि उन्होंने एक खालिस्तान के आदमी को, जो कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का एक एसोसिएट है, गुरमीत सिंह बग्गा, उसको उन्होंने पनाह दे के रखी है। दोस्तों, इंडिया का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डायस्पोरा जर्मनी में है। जर्मनी में हमारा जो डायस्पोरा है दैट कैन बी सीन थ्रू 2 डिफरेंट लेवल्स। एक डायस्पोरा हमारा जर्मनी में जो है वो है बेसिकली स्किल्ड डायस्पोरा, हु आर इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस हु हैव गॉन देयर।
पर दोस्तों वहां पे एक छोटा डायस्पोरा भी है जो कि एक प्रकार से ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर और ये सब लोग हैं, दे आर द मेजरली पंजाबी पॉपुलेशन। तो गुरमीत सिंह बग्गा को सपोर्ट करके खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का ये आदमी उसको अपनी टेरिटरी में पनाह दे के वहां पर खालिस्तान का प्रोपोगेंडा करवाना और इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके शोशाबाजी और शोर शराबा करवाना, इसमें जर्मनी का बहुत बड़ा हाथ है। तो जर्मनी आज की डेट में एक ही लीवर लेके बैठा है कि भाई देखो इंडिया, वी डू नॉट वांट यू टू गो टू क्लोज टू द ब्रिटिश एंड वी डू नॉट वांट यू टू कंटिन्यू टू बाय राफेल्स फ्रॉम फ्रांस सो दैट यू डोंट एंड अप इन निग्लेक्टिंग जर्मनी। तो आप चीजों को समझ रहे हैं दोस्तों, जो लार्जर जियोपॉलिटिक्स फिर से मैं कह रहा हूं इन्वॉल्व है। अब हम आते हैं कनाडा पे। देखिए कनाडा में वी नो दैट देयर इज अ ह्यूज सिख डायस्पोरा लिविंग इन कनाडा। और कनाडा में ना दोस्तों आज की डेट में 3 चीजें हैं। पहली सबसे बड़ी चीज ये है कि कनाडा में सिख फॉर जस्टिस मूवमेंट, जो कि गुप्तवंत सिंह पन्नू अमेरिका से चला रहा है, जिसको CIA सपोर्ट करती है, उसको एक फ्री रन पूरे कनाडा में मिला हुआ है। तो कनाडा और अमेरिका के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि यार गुप्तवंत सिंह पन्नू को सिख डायस्पोरा से एंगेज करने दो। दूसरी सबसे बड़ी बात समझिए दोस्तों, कनाडा में आज की डेट में वैंकूवर रीजन में देयर आर 2 क्रिमिनल गैंग्स दैट ऑपरेट। वन इज द ग्रेवाल गैंग एंड द अदर वन इज द धालीवाल गैंग। ये जो ग्रेवाल गैंग और धालीवाल गैंग है, आज की डेट में ये दोनों गैंग्स क्या करती हैं, ये बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज करती हैं वैंकूवर में, कनाडा के दूसरे रीजन्स में, और वहां से जितना भी पैसा ये इकट्ठा करती हैं उसको हवाला के थ्रू इंडिया भेजती हैं, पंजाब में खास करके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंजाब में पैसा क्यों भेजती हैं। यहां पर आती है एक संस्था पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन। दोस्तों पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन सरप्राइजिंगली एक ऐसी संस्था है जो कि कनाडा में एक लेडी हैं अनीता लाल नाम की, उन्होंने बनाई है। एंड दिस पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन इज सपोर्टेड बाय जगमीत सिंह धालीवाल, जो कि जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। दोस्तों ये पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ग्रेवाल गैंग, धालीवाल गैंग वालों के साथ मिलके पैसा हवाला से भेज के पंजाब में हमारे यहाँ पर आज की डेट में हमारे पंजाब के म्यूजिक इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं। और ये पैसा जब ये म्यूजिक इंडस्ट्री में लगाते हैं तो यहाँ पर उस म्यूजिक इंडस्ट्री में एक गन कल्चर, वायलेंस कल्चर, ड्रग कल्चर, सेक्स कल्चर, वुमन कल्चर, ये ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमन, ये जो पूरा एक कल्चर इन्होंने पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री में बर्बाद कर दिया है, ये यहाँ पर इन्होंने शुरुआत कर रखी है, जिससे कि ये लोगों को सबवर्जन कर रहे हैं। दोस्तों एक जमाना होता था पंजाब में जब हमारे यहाँ पर हरभजन मान जैसे लोगों के बड़े बड़े गाने आते थे, और आज की डेट में आप देखो गाने, उनमें सिर्फ वायलेंस है, उसमें सिर्फ ड्रग्स है, उसमें सिर्फ सेक्सिस्ट बातें हैं, उसमें सिर्फ गाली गलौच है। ये सारा एक एजेंडा चलाया जा रहा है कनाडा के पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के थ्रू, ग्रेवाल और धालीवाल गैंग्स के थ्रू। तो कनाडा आज की डेट में अपने अलग लेवल का सबवर्जन पंजाब में कर रहा है, और वो पूरा सबवर्जन जो है इन प्रोसेसेस के थ्रू नर्चर हो रहा है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वेयर डज पाकिस्तान कम इन टू प्ले, कि भाई इस पूरे गेम में यूएस के, यूके के, जर्मनी के, कनाडा के, पाकिस्तान का क्या रोल है। देखो दोस्तों पाकिस्तान इज अ कॉन्ड्यूट टुडे for doing all these activities. So whatever the Americans want, whatever the British want, whatever the Canadians want, whatever today the Germans want, ये सारों का गेम अनफोल्ड करने के लिए पाकिस्तान इज द फ्रंट लाइन स्टेट। अब देखो पाकिस्तान में 2-3 चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, सरप्राइजिंग बात यह है कि पाकिस्तान ने आज से 1.5 साल पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना शुरू करा ISI ने, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था पाकिस्तान नजरियत पार्टी। अब ये जो पाकिस्तान नजरियती पार्टी है, PNP के नाम से चलती है, इसका जो हेड है वो है शहीर हैदर मलिक सियालवी। दोस्तों शहीर हैदर मलिक सियालवी पाकिस्तान नजरियाती पार्टी का जो हेड है, वो एक बड़ा यंग सा आदमी है पाकिस्तान में, एंड ही इज द सन ऑफ अ रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैदर मलिक ऑफ द पाकिस्तान आर्मी हु वाज एन एक्स ISI ऑफिसर। यानी कि ISI आज की डेट में पाकिस्तान नजरियती पार्टी को डायरेक्टली सपोर्ट करती है। पाकिस्तानी नजरियती पार्टी आज की डेट में क्या कर रही है, ये पार्टी शहीर हैदर मलिक सियालवी जो है, इसके थ्रू लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद के साथ जुड़ी हुई है, और पाकिस्तानी नजरियती पार्टी ने लश्कर तैयबा के सपोर्ट से आज की डेट में एक ग्रुप क्रिएट किया है, और उस ग्रुप का नाम है लश्कर खालसा। और लश्कर खालसा के तहत आज की डेट में पूरा खालिस्तान का एजेंडा का रिवाइवल का गेम खेला जा रहा है। अब इट इज दिस लश्कर खालसा विच इज टुडे लेड बाय अ पर्सन नोन एज अमर खालिस्तानी। दोस्तों ये जो लश्कर खालसा का ग्रुप है जिसको ISI सपोर्ट करती है, इसका जो हेड है उसका नाम है अमर खालिस्तानी। अमर खालिस्तानी जो है, रॉ की इंफॉर्मेशन ये कहती है इंडिया के कि अमर खालिस्तानी कोई आदमी नॉर्मल नहीं है, वो ISI का ही एक ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी।
और लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी जो कि एक ISI का ऑफिसर, सर्विंग ऑफिसर है, ही हैज टेकन दिस नेम ऑफ अमर खालिस्तानी। और आज की डेट में वो अपने आप को इस तरीके से लश्कर ए खालसा का हेड बनाते हुए कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर पूरा एक सोशल मीडिया कैंपेन संभाल रहा है पंजाब में, जहां पर ये अमृतपाल सिंह की स्पीचेज और इसको सपोर्ट जो सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है वहां से। और आज की डेट में ये अमर खालिस्तानी जो है, फॉर दैट मैटर, जिसका रियल नेम मैंने आपको बताया लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी है, ये बलूच रेजिमेंट का एक आदमी है। इसके बारे में कभी चर्चा में डिटेल में अलग से करूंगा आपके साथ। ये बंदा कराची में बेस्ड है और कराची में बैठ के ये बंदा वहां से दोस्तों पूरा का पूरा सोशल मीडिया कैंपेन आज की डेट में चला रहा है। इनफैक्ट आपको जान के ये बात बड़ी सरप्राइजिंग लगेगी कि यही संस्था है लश्कर ए खालसा और यही आदमी अमर खालिस्तानी है जिसने जसवंत सिंह रोड को भेजा था, जो कि इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन पाकिस्तान में एक संस्था बना रखी है उन्होंने, जिसका एक लीडर है जसवंत सिंह रोड। इन्होंने जसवंत सिंह रोड को भेजा था दुबई, जहां पर इन्होंने इस आदमी को, अमृतपाल सिंह को, जो कि एक ट्रांसपोर्टर था वहां पे, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर था, उसको इन्होंने ढूंढा और उसको नर्चर करके वहां से पूरा सपोर्ट करके इन्होंने यहां पर भेजा। आज की डेट में अमृतपाल सिंह को अगर सपोर्ट कहीं से मिल रहा है तो वो अमर खालिस्तानी के थ्रू मिल रहा है। आज की डेट में अमर खालिस्तानी, जो कि लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद महमूद चौधरी है पाकिस्तान आर्मी के ISI का, वो बंदा सिर्फ अमृतपाल सिंह के सोशल मीडिया कैंपेन को नहीं संभाल रहा, बल्कि आज की डेट में इसके आसपास आपने जो एक गनमैन देखे होंगे, आज की डेट में इसके साथ जो पूरा एक वो कॉन्वॉय चलता है गाड़ियों का, उसके लिए जितना पैसा है वो इसका जो ये अपना अमृतपाल सिंह है, इसका जो ट्रेजरर है जिसका नाम है बसंत सिंह दौलतपुरा, वो बसंत सिंह दौलतपुरा को आज की डेट में हवाला का पैसा पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से और कहीं ना कहीं अमर खालिस्तानी की तरफ से मिल रहा है। तो दोस्तों पाकिस्तान आज की डेट में अपना गेम खेल रहा है, पाकिस्तानी नजरिए तो ये पार्टी बना दी है, साथ में ये लश्कर ए खालसा कर दिया है, ये सब कर दिया है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैंने आपको 2-3 चीजें बहुत क्लियरली बता दी दोस्तों कि आज की डेट में व्हाट पंजाब नीड्स इज नंबर 1 a domestic solution to the political, religious and the social problems। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि पाकिस्तान जो आज की डेट में ये लश्कर ए खालसा और पंजाब पाकिस्तानी नजरियती पार्टी ये सब से जो गेम खेल रहा है, दैट इज अ लो कॉस्ट गेम ऑफ सपोर्टिंग हिम थ्रू द सोशल मीडिया। तीसरी बात यह है कि खालिस्तान इशू का रिवाइवल डिपेंड्स नॉट जस्ट अपॉन द पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशूज इन इंडिया, but more importantly, how does India US, how does India UK, how does India Canada, and how does India's relationship for that matter with Germany unfolds? So there is a larger geopolitics and this is how the things are going to happen in the future। तो आई होप दोस्तों इस पूरे वीडियो से आपको एक खालिस्तान के इस पूरे इशू के बारे में डीप जानकारी मिलेगी एंड आई होप कि अब आपका पर्सपेक्टिव खालिस्तान को लेके क्लियर होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा हाउ डिड यू लाइक द वीडियो एंड व्हाट आर दी थिंग्स दैट यू रियली अप्रिशिएटेड। थैंक यू सो मच।